एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज माया सभा के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम मिड 90s का आंध्र प्रदेश का सीन देखते हैं, जहां कई सारे एमएलए पर एक आदमी फोन करके बताता है कि हमारे राज्य के सीएम आरसीआर जल्द ही 35 एमएलए को हटाने वाले हैं। ये सुनकर तो सारे एमएलए के होश उड़ जाते हैं। फिर न्यूज में बताया जाता है कि सीएम आरसीआर के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के एमएलए ने आश्रम होटल में धरना कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि आरसीआर अपनी दूसरी बीवी सुशीला कुमारी की ही सारी बातें मानते रहते हैं, इसलिए वो लोग सुशीला कुमारी को पार्टी से हटाने की बात कर रहे थे। इसके बाद हम कृष्णा नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि आरसीआर की ही पार्टी का मेंबर था। वो अपने दोस्त रमी को फोन करके कहता है कि यार ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, हम तो फंस चुके हैं। तो रमी कहता है कि मैं तो तेरी ओपोजिशन पार्टी में हूँ, मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। लेकिन कृष्णा कहता है कि नेता बनने से पहले हम पुराने दोस्त हैं। यही से कहानी पास्ट में जाती है मिड 70s में, जहाँ एक गांव में कृष्णा का परिवार रहता था, जो कि किसानी करते थे। और कृष्णा पढ़ाई में काफी अच्छा था, इसलिए उसके पापा ने उसे एमए तक पढ़ाया था। हालांकि कृष्णा अभी और पढ़ना चाहता है और उसे अपने से जुड़े लोगों की चिंता भी रहती है। हालांकि हम कृष्णा को देखकर समझ पाते हैं कि कृष्णा बोलते समय ज्यादा हकलाता है, इसलिए कई लोग उसका मजाक भी बनाते हैं। इसके बाद हम दूसरे गाँव का सीन देखते हैं, जहाँ रमी एक आदमी से किसानी सीख रहा होता है। असल में रमी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो भी किसानों और अपने लोगों के बारे में सोचता है। खैर इधर जब कृष्णा अपने पापा और भाई के लिए खाना लेकर आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसके दोस्त आकर बताते हैं कि आज रात जो हमने गांव वालों के लिए मनोरंजन के लिए उस नाचने वाली रंगम्मा को बुलाया था, वो पैसे एडवांस में मांग रही है। ये सोचकर कृष्णा परेशान हो जाता है कि इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाएं। खैर फिर कृष्णा सबसे पहले आकर अपने पापा को बाजार में खाना देता है, जो यहाँ अपनी फसल बेचने आए थे। साथ ही वो उनसे अपनी पीएचडी की पढ़ाई भी करने के लिए पूछता है, लेकिन कृष्णा के पापा मना कर देते हैं कि चुपचाप अब किसानी कर लो, वरना कमाओगे कैसे। तभी वहाँ फसल खरीदने वाले सेठ आ जाते हैं और सारी फसल का दाम लगाने लगते हैं, जो कि काफी कम थे। तब ये सुनकर तो ये किसान परेशान हो जाते हैं कि अब हम इतने नुकसान में किसानी कैसे कर पाएंगे। तभी कृष्णा के दिमाग में आइडिया आता है और वो सेठ के सामने किसानों से कहता है कि क्यों ना हम अपनी फसल दूसरे राज्य के सेठ को बेच दें, वो लोग तो एक फोन पर आकर हमारी फसल ले जा लेंगे। ये सुनकर यहाँ के सेठ को टेंशन हो जाती है कि माल निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो लोग खुद ही रेट बढ़ा देते हैं और कृष्णा के दिमाग से सबको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। वहीं कृष्णा के दोस्तों ने सारे किसानों से चंदा लेना शुरू कर दिया था, ताकि वो आज रात डांस के लिए रंगम्मा को पैसे दे सकें। इसके बाद रात को पूरा इवेंट आयोजित किया जाता है, जिसकी सारी तैयारी कृष्णा और उसके दोस्तों ने की थी। तभी वहाँ रेड्डी नाम का जमींदार आता है और उसे सब लोग बीच में बैठा देते हैं, क्योंकि रेड्डी की काफी इज्जत थी और वो ऊंची जाति का आदमी था। तब ये देखकर कृष्णा को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि ये जगह उसने अपने लिए रखी थी। खैर तभी वहाँ रंगम्मा की बेटी अनु आती है डांस करने के लिए, जो रंगम्मा हिलाई थी, और कृष्णा तो उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद अनु यहाँ डांस करती है। वहीं हम रमी को देखते हैं, जो यहाँ डांस देखने आया था। असल में कृष्णा और रमी का गाँव आस पास ही है। इसके बाद रमी अपनी बहन की सहेली वैष्णवी को इशारे से बुलाता है और साइड में ले जाकर रोमांस करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि वैष्णवी पास के ही गाँव में रहती है और रमी इससे शादी करने की बात कहता है, जिस पर वैष्णवी भी मान जाती है। लेकिन एक टेंशन थी कि उसके भाई शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। असल में रमी के पापा यहाँ के बहुत बड़े गुंडे हैं, इसलिए कोई भी अपनी बेटी की शादी उस घर में कराना नहीं चाहेगा। अब ये सब बातें चली रही होती हैं, तब यहाँ एकदम से भगदड़ मच जाती है। तो रमी जाकर देखता है तो यहाँ के जमींदार को रमी के पापा के आदमी ने ही मार डाला था, जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है और रमी तो ये सब देखकर हैरान था। इसके बाद रमी सीधा घर आता है और अपने पापा शिवा रेड्डी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो तो घर पर नहीं थे। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और एसआई शिवा रेड्डी की जगह रमी को ही लेकर चल देता है कि तेरे बाप ने ही वो खून करवाया है, इसलिए जब तक वो नहीं आता तो जेल में रहेगा। खैर फिर अगली ही सुबह शिवा रेड्डी अपने गुंडों के साथ आता है और वो आते ही अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहता है। तभी कांस्टेबल देखता है कि एसआई को तो शिवा रेड्डी ने बहुत बुरी तरह से मारा है, इसलिए वो चुपचाप रमी को जाने देता है। और एसआई अपनी इस बेइज्जती के कारण काफी गुस्सा था। अब घर जाते समय शिवा रेड्डी रमी से कह रहा होता है कि बेटा तुम हमारे ही गाँव में हॉस्पिटल बनाकर गाँव वालों का इलाज करो, इससे लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और बाद में तुम एमएलए बन जाना। लेकिन रमी मना कर देता है कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके वही कुछ कर लूंगा, मुझे यहाँ नहीं आना। जिस पर शिवा रेड्डी कहता है कि हमारी जाति के लोग भी हमसे मुंह मोड़े बैठे हैं, क्योंकि मेरे पापा ने अपनी बेटे की शादी एक नीची जाति के लड़के से कर दी थी और उन्होंने खुद ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें रेड्डी समाज में इज्जत वापस मिल जाए। इसके बाद जब रमी घर आता है तो वैष्णवी अपने भाई से बात कर रही होती है, जो उसे वापस घर बुला रहे थे। तब ये सब रमी भी सुन लेता है, इसलिए वो फोन पर कहता है कि तेरी बहन को मैं ट्रेन से भेज दूंगा। फिर जब शाम को रमी वैष्णवी के साथ ट्रेन से जा रहा होता है तो वैष्णवी रोते हुए कहती है कि अब मेरे भाई मेरी शादी जल्द ही करा देंगे,
जाएंगे और हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन रमी तो ट्रेन में वैष्णवी को मंगलसूत्र पहना देता है और कहता है कि मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। फिर जब वैष्णवी अपने स्टेशन पर उतरती है तो उसके भाई मंगलसूत्र देखकर हैरान हो जाते हैं और रमी चलती ट्रेन से चिल्लाकर कहता है कि मेरी बीवी को किसी ने कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। इधर हम कृष्णा को देखते हैं जो अब अपनी PhD की पढ़ाई करने के लिए गाँव से दूर आ गया था और उसने अपने पापा के जोड़े हुए पैसे चुरा लिए थे। अब जैसे ये बात उसके पापा को पता चलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हम एक यूनियन के लीडर वेंकट को देखते हैं जो ऊंची जाति का था, इसलिए वो यूनियन के दम पर अपनी जाति वाले लोगों का ही फायदा करवाता था। तभी वहाँ विजय नाम का आदमी आता है जो नीची जाति का था और वो किसी बात पर उस वेंकट से बहस कर लेता है। इस पर तो वेंकट विजय के चाटा मारकर भगा देता है कि अपनी औकात में रहे, पर विजय को ये बात बहुत बुरी लगती है। फिर वो अपने भाई और उसके साथियों के साथ बैठकर यही डिस्कस करने लगता है कि इस वेंकट का क्या किया जाए, जिस पर वहाँ बैठा गोपी नाम का लड़का जो कि था तो ऊंची जाति का, लेकिन वो विजय के भाई महेश का दोस्त था, इसलिए उसके पास भी कई सारे लोगों का सपोर्ट था। वो कहता है कि भैया मैं आपके साथ हूँ, जो करना है कर देते हैं। इस पर विजय कहता है कि अब वेंकट को मरना पड़ेगा। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में विजय के साथ ही आकर उस वेंकट और उसके साथियों को बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं और इसी के बाद विजय यूनियन लीडर बन जाता है। इधर हम कृष्णा को देखते हैं जो PhD की पढ़ाई के साथ साथ अब कहता है कि मुझे कॉलेज के इलेक्शन में खड़ा होना है और स्टूडेंट लीडर बनना है ताकि मैं राजनीति में घुसकर लोगों का भला कर पाऊं। तब कृष्णा के दोस्त जो उसी की जाति के थे वो कहते कि भाई यहाँ पर हम कभी जीत नहीं पाएंगे क्योंकि MLA का भांजा कॉलेज इलेक्शन में पिछले 3 बार से खड़ा हो रहा है और वही हर बार जीतता है जहाँ सारे कॉलेज के वोट उसे मिलते हैं। लेकिन कृष्णा कहता है कि तुम मेरा साथ दो, हम बदलाव लाएंगे और अपनी जाति का ही फायदा होगा। तब उसके दोस्त मान जाते हैं। इसके बाद कृष्णा एक दूसरी पार्टी के आदमी के पास आता है और उसके साथ करीब 30% लोग थे जो उसके कहने पर कहीं भी वोट दे सकते थे। तब कृष्णा उसे मैस इंचार्ज बनाने का लालच देता है तो वो आदमी भी मान जाता है। इधर हम दीपक रेड्डी को देखते हैं जो MLA का भांजा था। उसे जब कृष्णा के बारे में पता चलता है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो ये लोग उसे मारने आते हैं, लेकिन कृष्णा के साथ कई सारे लड़के थे। ये देखकर दीपक धमकी देकर चला जाता है। अब अगले दिन कृष्णा आकर कॉलेज में भाषण देता है, पर कृष्णा के साथ प्रॉब्लम थी कि वो हकलाता बहुत था, इसलिए लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं। तभी कृष्णा अनु को देखता है जो उसके गाँव में नाचने आई थी, तो वो भी कृष्णा के ऊपर हंस रही थी। असल में अनु भी इसी कॉलेज में पढ़ती है और यहाँ मजाक बनने के कारण कृष्णा उदास होकर चला जाता है। खैर फिर कृष्णा के पास अनु आती है और कहती है कि तुम स्टूडेंट का भला करना चाहते हो, ये तो सबको पता चल रहा है, लेकिन तुम ऐसे इलेक्शन जीत नहीं पाओगे। एक काम करो, एक इवेंट रखो जिसमें चीफ गेस्ट एक फेमस डायरेक्टर को बुलाना, वो इस समय इसी शहर में है, मेरी माँ ने बताया था। साथ ही वो कहती है कि मैं तुम्हारे इवेंट में डांस भी करूंगी ताकि तुम जीत जाओ, जिस पर कृष्णा मान जाता है। तब उसके दोस्त बताते हैं कि अनु रंगम्मा की बेटी है जो कि यहाँ के MLA महेंद्र रेड्डी की मिस्ट्रेस है, इसलिए अनु भी उन्हीं के साथ रहती है। अब पता नहीं ये दीपक रेड्डी के खिलाफ हो जाएगी तो MLA क्या करेगा। खैर अब अगले दिन कृष्णा किसी तरह कॉलेज में इवेंट रखता है और उस फेमस डायरेक्टर को चीफ गेस्ट के तौर पर बुला लेता है। तभी दीपक गुस्से में आता है और अनु को मना करने लगता है कि तू ऑपोजिशन पार्टी के लिए नहीं नाचेगी, पर अनु नहीं मानती तो वो उसकी साड़ी ही जला देता है। और जब ये बात कृष्णा को पता चलती है तो वो बहुत दुखी होता है। तब अनु कहते कि आज तो मैं नाचूंगी और वो अलग ड्रेस पहनकर परफॉर्म करती है। साथ ही वो सबसे कृष्णा को वोट देने की बात भी करती है। वहीं उस डायरेक्टर को अनु का डांस बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम मुझसे मिलना, तुम में एक्ट्रेस बनने का दम है। इससे अनु भी खुश हो जाती है। खैर अब ये सब होने के बाद कृष्णा को कहीं न कहीं अनु अच्छी लगने लगी थी जो उसकी मदद कर रही थी। इसके बाद हम रमी को मेडिकल कॉलेज में देखते हैं जो कि एक फेमस एक्टर RCR का फैन था। तब उसकी दूसरे लड़कों से लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो RCR के पोस्टर पर किसी दूसरे एक्टर का पोस्टर लगा रहे थे, जिसके बाद ये मामला डीन तक पहुंच जाता है और डीन सारे बच्चों को कॉलेज से सस्पेंड करने की बात कर रहे थे जिससे उनका करियर खत्म हो जाता। तब रमी ये सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है और डीन देखते हैं कि रमी तो पढ़ने में काफी अच्छा है, इसलिए वो रमी को सस्पेंड करने की जगह उसका ट्रांसफर किसी और कॉलेज में कर देते हैं। इसके बाद आज कॉलेज इलेक्शन के रिजल्ट का दिन था और कृष्णा के दोस्तों को लग रहा था कि वही जीतेंगे, लेकिन यहाँ तो दीपक जीत जाता है जो देखकर कृष्णा के होश उड़ जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि जिस लड़के को उसने मैस इंचार्ज बनने का लालच दिया था उसे दीपक ने अपने साइड कर लिया था, इसलिए उसके सपोर्ट से दीपक जीत गया। ये सब देखकर कृष्णा को बहुत दुख होता है। इसके बाद हम मीरा बासु नाम की देश की प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो आज राष्ट्रपति के पास आती है और उनसे देश में इमरजेंसी लगाने के लिए डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहती है। और जब प्रेसिडेंट मना करते हैं कि ऐसे तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, तो ईरा कहते कि फिर आपको ही ये पद छोड़ना पड़ेगा, इसलिए राष्ट्रपति चुपचाप साइन कर देते हैं। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम राघवैया नाम के एक आदमी को देखते हैं जो गरीब नीची जाति के लोगों को उनके अधिकार के बारे में बता रहा था कि कैसे जमींदार उनका शोषण करते हैं। इसके बाद हम जमींदार के लीडर को देखते हैं जो रात के समय
राघवैया के 3 साथियों को मार डालता है। और अगले दिन राघवैया जब उन तीनों की लाश देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। इसके बाद हम उसी जमींदार के लीडर को देखते हैं जो अपनी दाढ़ी बनवा रहा था। साथ ही वो उस नाई से राघवैया और गरीबों की बुराई भी कर रहा था। तब ये नाई तो उस जमींदार का गला काट कर भाग जाता है और जमींदार की यही मौत हो जाती है। इसके बाद जमींदार के बेटे जब अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं तो साथ ही वो उस नाई को भी जिंदा जला देते हैं ताकि आगे से उन पर कोई आंख ना उठा सके। और अब ये राघवैया को ही मारना चाह रहे थे। इसके बाद हम रमी को देखते हैं जो आज सीधा वैष्णवी के गाँव आ जाता है उसे ले जाने के लिए, क्योंकि उसे पता चला था कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा रही। तब यहाँ वैष्णवी के भाई पहले तो रमी को मारने वाले थे, लेकिन रमी कहता है कि अगर मेरे पापा को यहाँ आना पड़ा तो आप सबके लिए अच्छा नहीं होगा। और तब वैष्णवी के भाई कुछ सोचकर उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। वहीं गांव में खबर फैल गई थी कि शिवा रेड्डी का बेटा इस गांव में आया है, इसलिए शिवा रेड्डी ने जिस आदमी को पहले मरवाया था उसका बेटा रमी को मारने के लिए रात में 2 गुंडे भेज देता है। तब रमी उन गुंडों को मारकर वहीं बांध देता है। इसके बाद अगले दिन रमी अपनी बीवी और उन दोनों गुंडों को बांधकर अपने पापा के पास आता है कि मैंने शादी कर ली है, जो सुनकर उसके पापा चौंक जाते हैं। साथ ही रमी बताता है कि इन दोनों गुंडों ने मुझे मारने की कोशिश की है, जिस पर शिवा रेड्डी दोनों गुंडों के आधे बाल उड़ाकर उन्हें गधे पर बैठाकर उसी आदमी के पास भेज देता है जिसने रमी को मारने के लिए भेजा था। इधर कृष्णा इलेक्शन हारने के बाद आज भी उदास बैठा था और अब तो अनु भी कॉलेज नहीं आ रही थी। इसी कारण आज उसका दीपक से झगड़ा हो जाता है, जिस पर दीपक उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि अनु के साथ तो आजकल मेरे एमएलए मामा सो रहे हैं, अब वो कभी कॉलेज नहीं आएगी। ये सुनकर कृष्णा कॉलेज से टेलीस्कोप उठाता है और एमएलए के घर पर जाकर दूर से देखने लगता है। तब उसका अनु अपने कमरे में उदास दिखती है और कृष्णा इशारे से उसे कहता है कि मुझे लिखकर बताओ। तब अनु लिखकर बता दे कि वह एमएलए अनु के साथ सोना चाहता है और उसकी माँ भी उसका साथ दे रही है, इसलिए वो यहाँ से भागना चाहती है और वो पुथापर्ती मंदिर का नाम लिखती है। ये देखकर कृष्णा को लगता है कि शायद अनु उसके साथ शादी करना चाहती है, इसलिए वो तुरंत अपने दोस्त के हाथों अनु को क्वेश्चन पेपर के जरिए पैगाम भिजवाता है जिसमें लिखा था कि आज रात एक चोर तुम्हें लेने आएगा और फिर हम यहाँ से दूर निकल जाएंगे। साथ ही कृष्णा ने अपने दोस्त को पैसे देकर उस मंदिर में शादी की तैयारी करने के लिए भेज दिया था। इसके बाद रात को कृष्णा का भेजा चोर अनु को उस घर से बाहर निकाल देता है। साथ ही वो चोरी भी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एमएलए उठ जाता है और चोर को मारने लगता है। उतने में किसी तरह कृष्णा अनु को लेकर मंदिर की ओर निकल लेता है, जिससे अनु बहुत खुश होती है। अब अगले दिन कृष्णा मंदिर में अनु को साड़ी बदलने के लिए देता है, तो साड़ी पहनने के बाद अनु वहाँ शूटिंग कर रहे डायरेक्टर से मिलने लगती है जो उसे मूवी देने की बात कर रहा था। तब यहाँ कृष्णा आकर अनु से कहता है कि चलो मुहूर्त निकल रहा है। ये सुनकर तो अनु चौंक जाती है कि कैसा मुहूर्त, और तब उसे समझ आता है कि कृष्णा तो अनु से शादी करना चाहता है। ये देखकर अनु कहते कि मैंने तो इस मंदिर का नाम सिर्फ इसलिए लिया था ताकि मैं इस डायरेक्टर से मिल सकूं, क्योंकि पिछली बार उन्होंने मुझे यहीं मिलने के लिए बुलाया था। साथ ही वो कहते कि आज रात मुझे डायरेक्टर किसी फिल्म की स्टोरी सुनाने के लिए बुला रहे हैं, तुम साथ रहोगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। ये सुनकर कृष्णा मान जाता है क्योंकि वो तो अनु से प्यार करता है। इधर हम रामी को देखते हैं जो अपने गाँव की एक जगह पर हॉस्पिटल बनाने का काम करवा रहा था। तभी वहाँ एकदम से धमाका होता है जो शिवा रेड्डी के दुश्मन ने करवाया था। ये देखकर रामी के होश उड़ जाते हैं और शिवा रेड्डी के साथी तो अपना बदला लेने निकल जाते हैं। यहाँ आज रात अनु आकर कृष्णा से कहती है कि मुझे एक मूवी मिल गई है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। असल में मेरे साथ शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैं हूँ एक नाचने वाली और ऐसे में सब तुम्हारे ऊपर थूकेंगे, इसलिए हमारा अलग होना ही सही है। जो सुनकर कृष्णा का दिल टूट जाता है। असल में कृष्णा के दोस्त ने भी उसे यही समझाया था कि अनु नाचने वाली है, उससे दूर रहा कर, पर वो तो प्यार के चक्कर में अंधा हो गया था। और अब अनु से ना सुनने के बाद कृष्णा का दिल टूट गया। फिर जाने से पहले कृष्णा अनु से कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें भीड़ के सामने जरूर मिलूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। अब जब कृष्णा बस से आ रहा होता है तो उदासी में वो रेडियो पर सैड सॉन्ग बजा रहा था। उसी बस में रमी भी होता है। तब गाने की बात पर दोनों की बातें होने लगती हैं और कृष्णा बताता है कि आज मेरा एक लड़के ने दिल तोड़ दिया। तभी वहाँ रेडियो पर बताते हैं कि पीएम ने देश में इमरजेंसी लगवा दी है, जिसमें काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। ये सुनकर तो रमी और कृष्णा दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो इस सरकार को कोसने लगते हैं। एक तरह से दोनों की थिंकिंग सेम थी। तभी बस के सामने वो लोग देखते हैं कि कोई राघवैया को मार कर चला गया जो गरीबों के लिए लड़ते थे। तब ये लोग उनकी लाश को ले जाने लगते हैं और यहाँ राघवैया का पूरा परिवार सदमे में था। ये सब देखकर तो रमी और कृष्णा कहते हैं कि हमें अपने लोगों के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तब इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। यही एपिसोड 3 खत्म होता है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम राघवैया के बेटों को देखते हैं जो बात कर रहे थे कि अगर पापा जमींदारों के खिलाफ आवाज ना उठाते तो वो आज जिंदा होते। तभी उनके पास एक आदमी जीप से आता है और कहता है कि हम आपकी गैंग के लिए बंदूक लेकर आए हैं। इसलिए ये दोनों भी उन्हें अपनी गैंग के लीडर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि ये तो पुलिस का आदमी था जो इस लाल सलाम गैंग को खत्म करने आया है। फिर यहाँ पीछे पीछे बाकी पुलिस भी आ जाती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। तभी यहाँ इन सब की लड़ाई में राघवैया का बड़ा बेटा घायल हो जाता है और छोटे बेटे को गैंग के साथ ही ले जा लेते हैं। वहीं इस गैंग के लीडर को पुलिस
पुलिस उठा ले गई थी। अब जब लीडर जेल में होता है तब यहाँ आयरा उनसे मिलने आती है। तब लीडर तो पीएम को भी धमकी दे रहा था, जिस पर आयरा तो उनका ऑक्सीजन ही हटा देती है और दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम कृष्णा को देखते हैं जो इमरजेंसी लगने के बाद अपनी अलग ही गैंग बनाए बैठा था, जिसमें वो लोग आयरा की ही पार्टी की सारी बात मान रहे थे। असल में आयरा ने लोगों की नसबंदी करने की बात कही थी ताकि देश में आबादी ना बढ़े और यहाँ का विकास हो पाए। इसलिए कृष्णा कहता है कि अब हम सब लोगों की नसबंदी कराएंगे, जिससे हमें आयरा की नजरों में आने का मौका मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइन से अब हर राज्य में नसबंदी होनी शुरू हो गई है, जिससे सारे आदमी परेशान हैं। और ये बात रमी को सही नहीं लग रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल वाले उसे भी जबरदस्ती लोगों की नसबंदी करने के लिए कह रहे थे। जिसके बाद हम आयरा के बेटे सुदीप को देश के बड़े अधिकारियों से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ एक चीफ जस्टिस जब नसबंदी के खिलाफ आवाज उठाता है तो सुदीप उसे नौकरी से ही हटा देता है। इस पर चीफ जस्टिस कहते हैं कि तुम्हारा पतन जल्द ही होगा, क्योंकि तुम लोग तानाशाह बनते जा रहे हो। वहीं इधर कृष्णा के साथ ही आज फिर कई सारे आदमियों को पकड़कर उनकी नसबंदी कराने हॉस्पिटल लाए थे। तब यहाँ कृष्णा को रमी मिलता है और रमी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो कृष्णा और उसके साथियों को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर देता है और फिर वो उन सब की नसबंदी कर देता है। अब अगले दिन जब इन सबको होश आता है तो ये देखकर कृष्णा का खून खौल जाता है कि ये रमी ने अच्छा नहीं किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। असल में कृष्णा का प्लान था कि वो पहले 10,000 लोगों की नसबंदी करा देगा, फिर मीडिया के सामने जाकर वो अपनी नसबंदी कराएगा ताकि उस पर आयरा का ध्यान आ जाए, पर रमी ने सारा प्लान खराब कर दिया। इसके बाद कृष्णा को खबर मिलती है कि रमी तो आज वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में गया है, जहां कृष्णा देखता है कि रमी ये कंपटीशन जीत गया। तब कृष्णा रमी को बधाई देने के बहाने साइड में ले जाता है और वहाँ से रमी को ये लोग किडनैप कर लेते हैं। तब ये बात शिवा रेड्डी को पता चलती है, जो कि अपने बेटे का कंपटीशन देखने आया था, तो वो तो कृष्णा के हॉस्टल जाकर तोड़फोड़ शुरू कर देता है। वहीं कृष्णा और उसके साथी आज रमी को पीटने वाले थे। तब रमी कहता है कि ये तो मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया, जो तुम लोगों को जबरदस्ती ये सब करने के लिए लाते थे। तब कृष्णा कहता है कि सरकार जो कर रही है सही कर रही है, लेकिन रमी कहता है कि नहीं, सरकार बस हम सबका शोषण कर रही है। तब ये बात कृष्णा को भी समझ आ जाती है, जिस पर रमी कहता है कि मैंने तुम में से किसी की भी नसबंदी नहीं की, बस मैं तो हर किसी के पेट पर चीरा लगाकर दिखा देता था कि हाँ नसबंदी हो गई है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ शिवा रेड्डी भी कृष्णा को मारने पहुँच जाता है, जिस पर रमी कहता है कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, हम बस पार्टी करने आए थे। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम विजय को देखते हैं, जिसे कोई मिलने के लिए बुलाता है और मौका मिलते ही विजय को भी जान से मार दिया जाता है। इसके बाद हम विजय के भाई महेश को विजय का अंतिम संस्कार करते हुए देखते हैं, जो काफी ज्यादा दुखी था। तभी महेश का दोस्त तो महेश को इस यूनियन का लीडर बना देता है, जो देखकर वहाँ खड़े विजय का साथी गोपी दुखी था। इधर हम रमी और कृष्णा को देखते हैं, जो लोगों का फर्जी नसबंदी का सर्टिफिकेट बना रहे थे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ डीन आकर रमी को ही डांटने लगते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल दूंगा, जिस पर रमी की उनसे बहस हो जाती है। और तभी रेडियो पर बताते हैं कि पीएम मीरा ने इमरजेंसी हटा दी है, यानी अब किसी की नसबंदी नहीं होगी। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। साथ ही अब नए पीएम के लिए जल्द ही चुनाव भी रखे जाते हैं और कुछ ही दिनों में आयरा की पार्टी को अपोजिशन पार्टी हराकर किसी और को नया पीएम बना देती है। तब ये बात आयरा को बहुत बुरी लगती है। हालांकि आंध्र प्रदेश में आयरा की काफी अच्छी पकड़ थी, इसलिए उसकी पार्टी में मौजूद बाबू राव कहता है कि आपको वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए, आप जरूर जीतेंगी। तब आयरा मान जाती है। इसके बाद हम कृष्णा को देखते हैं, जो अब लोगों की भलाई के लिए सड़क बना रहा था ताकि गांव वालों को दिक्कत ना हो। तभी उसके पास एमपी रघुराम रेड्डी का आदमी आकर कहता है कि तुम्हारे चर्चे हर जगह हो रहे हैं, इसलिए एमपी तुमसे खुद मिलना चाहते हैं। तब कृष्णा रघुराम रेड्डी से जाकर मिलता है तो रघुराम कहते हैं कि जल्द ही आयरा यहाँ आने वाली है, इसलिए उनके स्वागत में एक अच्छा सा इवेंट करना है, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। साथ ही तुम्हें भाषण भी देना होगा और अगर सब अच्छा रहा तो मैं तुम्हें एमएलसी बना दूंगा। जो सुनकर कृष्णा तुरंत मान जाता है। इसके बाद वो अपने काम में लग जाता है, पर कृष्णा को स्पीच की दिक्कत थी कि वो बोलेगा कैसे। तब ये बात वो रमी को बताता है, तो रमी कृष्णा को स्पीच की कुछ प्रैक्टिस करने के तरीके बताता है ताकि कृष्णा स्पीच में हकलाए नहीं। और कुछ ही दिन में कृष्णा की स्पीच अच्छी हो जाती है। वहीं अब ईरा के आने का समय भी हो गया था, जहाँ कृष्णा ने काफी अच्छा इवेंट रखा था। तब यहाँ कृष्णा आयरा के बारे में काफी अच्छी स्पीच देता है, जो देखकर आयरा को बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ से जाते समय आयरा कृष्णा की तारीफ भी करती है, लेकिन यहाँ बाबू राव कृष्णा से कहता है कि तुम तो मेरी बिरादरी के हो ना, फिर भी तुमने यहाँ मेरा कहीं भी पोस्टर नहीं लगवाया। जिस पर कृष्णा ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे तो अब लग रहा था कि वो पक्का एमएलसी बन जाएगा। पर जब कृष्णा एमपी रघुराम से आकर मिलता है तो उसे पता चलता है कि दीपक को ही एमएलसी बना दिया गया है, जो कि बाबू राव के कहने पर हुआ था, क्योंकि बाबू राव का पोस्टर कृष्णा ने कहीं नहीं लगाया। ये सब देखकर कृष्णा का दिल टूट जाता है कि उसने इतनी मेहनत की पर फल तो उस दीपक को मिल गया। अब इसके बाद हम कृष्णा को रमी के हॉस्पिटल पर इनॉग्रेशन के टाइम पर देखते हैं, जहाँ शिवा रेड्डी अनाउंस करता है कि मेरा बेटा रमी आप सबका इलाज करेगा और इसे जल्द ही एमएलए बनने में मदद कीजिएगा।
जाएगा। ये सुनकर रमी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे एमएलए नहीं बनना। और फिर वहाँ आया एमएलए जिसके अंडर शिवा रेड्डी काम करता था। वो तो आकर शिवा रेड्डी की बुराई करने लगता है कि ये शिवा रेड्डी तो बस एक गुंडा है, इसकी बातों को सीरियस मत लेना। ये सुनकर रमी को बहुत दुख होता है। तभी वहाँ पर अनु आती है जो अब हीरोइन बन चुकी है और उसे रमी के पापा ने ही हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए बुलाया था। ये देखकर कृष्णा दुखी हो जाता है। फिर जब रात को कृष्णा और रमी साथ में बैठे होते हैं तब रमी को पता चलता है कि जिस लड़की ने कृष्णा का दिल तोड़ा था वो अनु ही थी, इसलिए वो आकर उसे समझाता है। तभी ये दोनों न्यूज देखते हैं कि एक जगह पर आंधी तूफान के कारण कई घर तबाह हो गए और लोगों की जान भी गई है। ये देख कृष्णा कहता है कि सरकार इन लोगों का कुछ नहीं करने वाली, हमें ही कुछ करना होगा। तब कृष्णा रमी के पापा के ट्रक में गांव-गांव जाकर लोगों से सामान लेने लगता है ताकि उस सामान से जिन लोगों के घर उजड़ गए उनकी मदद की जा सके। और ये लोग काफी सारा सामान इकट्ठा करके सीधा बाबू राव के पास जाते हैं जो यहाँ का विकास मंत्री था और उसे ये सामान जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने के लिए कहते हैं। पर जैसे कृष्णा और रमी वहाँ से निकलते हैं तो देखते हैं कि बाबू राव तो ट्रक पर अपनी फोटो लगवा कर माल भेज रहा है जिससे वो अपना नाम फेमस कर सके। ये देखकर कृष्णा और रमी ट्रक लेकर खुद ही सामान देने जाते हैं और अगले दिन अखबार में इन दोनों की फोटो आती है कि कैसे इन्होंने पीड़ितों की मदद की। अब इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और इन दोनों के काफी चाहने वाले हो गए थे। इसके बाद आयरा का बेटा सुदीप अनाउंस करता है कि अब हम यूथ लोगों को अपनी पार्टी से चांस देने वाले हैं ताकि वो एमएलए बनकर सुधार कर सके। तब यहाँ महेश भी इसी आस में आया था कि उसे टिकट मिल जाएगा। फिर यहाँ सुदीप अनाउंस करता है जिसमें कृष्णा का नाम आ जाता है। ये देखकर रमी बहुत खुश होता है लेकिन शिवा रेड्डी को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे बेटे का नाम क्यों नहीं है। इस पर वो तो हंगामा भी कर देता है जिस पर शिवा रेड्डी के यहाँ का एमएलए उसकी बेइज्जती करता है कि तुम्हारी औकात ही नहीं है एमएलए का चुनाव लड़ने की। वही शिवा रेड्डी गुस्से में कृष्णा को सुना देता है कि इस लड़के ने मेरे बेटे का फायदा उठाया है और खुद अपना टिकट ले लिया। ये सुनकर कृष्णा को बहुत बुरा लगता है। वहीं अब रमी ने भी ठान लिया था कि वो अपने एरिया के एमएलए की बोलती बंद करके रहेगा। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम महेश को देखते हैं जिसे टिकट नहीं मिला था, फिर भी वो यूनियन लीडर होने के नाते एक सेठ से वर्कर का पैसा बढ़ाने के लिए कहता है। फिर महेश के जाते ही वहाँ ये सेठ महेश के आदमी गोपी को भड़काने लगता है कि तुम्हारी जाति तो महेश से ऊपर है, फिर भी तुम इसके नीचे काम क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम अपनी गैंग बना लो। इस तरह से सेठ गोपी और उसके साथी को भड़का देता है। इसके बाद हम एक बड़े बिजनेसमैन शिवाजी को देखते हैं जिससे मिलने बाबूराव आया था। तब शिवाजी उसे 2 चेक देकर कहते हैं कि एक चेक तुम रख लेना और एक उस कृष्णा तक पहुंचा देना क्योंकि मुझे वो काम का नेता लग रहा है जिसकी पब्लिक में काफी अच्छी पकड़ है। लेकिन बाबूराव कहता है कि कृष्णा कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएगा, इसलिए ये दोनों ही चेक मैं रख लेता हूँ। हालांकि हम समझ पाते हैं कि शिवाजी आयरा की सरकार से परेशान है, इसलिए वो चाहता है कि कोई नेता आयरा की टक्कर का आ जाए, तो शिवाजी उस पर पैसा लगाने को तैयार था। इधर हम कृष्णा को देखते हैं जिसे अब चुनाव में जीतना था लेकिन अपना प्रचार करने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तब ये लोग जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करते हैं। वहीं कृष्णा एक साइकिल के रेस में भाग लेकर जीत जाता है पर ये लोग उसे नीची जाति होने के कारण जानबूझकर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, जो देखकर कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी जो लोग ये रेस जीते थे वो अपने पैसे लाकर कृष्णा को देते हैं और कहते हैं कि आप बस एमएलए बन जाइए और हमारा भला कीजिए। ये देखकर कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है। वहीं हम रमी को देखते हैं जो निर्दलीय चुनाव में खड़ा हो गया था। तभी वहाँ एमएलए के आदमी बदतमीजी कर देते हैं और यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर वहाँ का ऐसा आकर शिवा रेड्डी को पकड़ ले जाता है कि तूने ये लड़ाई शुरू की होगी। साथ ही वो कहता है कि पहले तो तुझे ये एमएलए बचा लेता था पर अब तो तूने इसे ही दुश्मन बना लिया है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहीं रमी ने एक आदमी को पकड़ा था जो बताता है कि मुझे तो ऐसा ही नहीं दंगा चालू करने के लिए कहा था। तब रमी उसे सीधा थाने लाता है और कहता है कि मेरे पापा को छोड़ दो, लेकिन ऐसा है तो उस आदमी को ही गोली मार देता है और कहता है कि सबूत कहाँ है मेरे दोस्त। ये देखकर रमी चुपचाप चला जाता है। वहीं कृष्णा के एरिया का एमएलए निर्दलीय खड़ा हो गया था और उसने अनु को अपने प्रमोशन के लिए बुलाया था, जहाँ अनु उस एमएलए की काफी तारीफ करती है। हालांकि यही वो एमएलए था जो अनु के साथ सोना चाहता था। ये सब देखकर कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है कि ये अनु पैसों के लालच में कितना गिर गई। फिर कृष्णा के पास रमी का आदमी पैसे लेकर आता है और कहता है कि ये भैया ने चुनाव के लिए दिए हैं, जो कृष्णा लेने से साफ मना कर देता है क्योंकि वो शिवा रेड्डी की बात से दुखी था और उसे अब अपने दम पर ये चुनाव जीतना था। फिर ये बात जब रमी को पता चलती है कि कृष्णा ने पैसे नहीं लिए तो वो समझ जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद अब हर जगह चुनाव के लिए प्रचार चालू हो चुके थे और कृष्णा पर ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसके साथ ही साइकिल पर जा जाकर प्रचार करते हैं। वहीं रमी ने भी लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद चुनाव का दिन आता है और ये लोग एसआई को धमकाकर शिवा रेड्डी को भी जेल से छुड़ा लेते हैं। फिर वोट डलने के बाद जब रिजल्ट का समय आता है तो कृष्णा और रमी दोनों ही परेशान थे कि ना जाने अब क्या होगा। लेकिन थोड़ी देर में खबर मिलती है कि कृष्णा और रमी दोनों ही अपने एरिया के एमएलए बन गए हैं। ये सुनकर सारे लोग खुश हो जाते
करते हैं और अगले ही दिन ये दोनों दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जमींदार आए दिन राघवैया का बदला उसके बेटों से लेने के लिए उन्हें किसी न किसी केस में फंसाते रहते हैं। असल में छोटा बेटा तो लाल सलाम गैंग में जुड़ गया था, वही बड़ा लड़का खेती बाड़ी कर रहा था, इसलिए पुलिस वाले उसे ही पकड़ कर टॉर्चर करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि आयरा की पार्टी आंध्र प्रदेश में जीत गई है, इसलिए ये लोग जग्गा रेड्डी को यहाँ का सीएम बना देते हैं। वहीं बाबू राव को यहाँ का इरिगेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है, पर उसे तो सीएम बनना था, इसलिए वो दुखी था। अब इसके बाद हम असेंबली का सीन देखते हैं, जहाँ कृष्णा और रमी बैठे हुए थे और ये बातें कर रहे थे कि हमने तो सोचा था कि एमएलए बनकर लोगों का भला करेंगे, पर हम तो बस इन लोगों की बातें सुन रहे हैं। वहीं इनके साथ एक और एमएलए बैठा होता है जिसका नाम था कुमार। वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ टाइम पास करने आता हूँ। जिसके अगले ही दिन कृष्णा और रमी प्लान बनाते हैं कि हम इन नेताओं का भांडा फोड़ देंगे। इसलिए अगले दिन ये दोनों पिछले साल हुए 200 करोड़ के स्कैम की बात उठा देते हैं, जिसमें बाबू राव के साथ जग्गा रेड्डी का भी हाथ था। इसी कारण यहाँ लड़ाई हो जाती है। फिर कृष्णा कहता है कि हमें कोई दूसरा सीएम चाहिए। ये सुनकर कुमार सीधा अनशन पर बैठ जाता है कि हमें दूसरी बिरादरी का सीएम चाहिए। इसलिए अब आयरा की सरकार दोबारा से खतरे में आ गई थी। फिर आयरा दूसरी पार्टी के एमपी से बात करती है और उसे किसी तरह अपने जाल में फंसाकर पीएम बनने का ऑफर देती है। बस शर्त ये थी कि उसे अपनी पार्टी का समर्थन छोड़ना होगा, तब ये आदमी मान जाता है। वही सुदीप ने बाबू राव और जग्गा रेड्डी से कहा था कि जल्द ही एमपी के चुनाव दोबारा होंगे, तो हमें सारी सीट जीतनी है। अगर हम जीते तो तुम्हें सीएम बना दिया जाएगा। एक तरह से सुदीप भी गेम खेल रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आयरा के कहने पर वो अपोजिशन पार्टी का आदमी दोबारा चुनाव करने की बात करता है और आयरा भी इसमें सहमत थी, लेकिन आयरा ने उसे धोखा दे दिया था क्योंकि वो उसे पीएम नहीं बनाएगी। ये जानकर तो उस पार्टी के आदमी की हालत खराब हो जाती है। वही इसके बाद दोबारा से एमपी के चुनाव की घोषणा हो जाती है। वही कृष्णा और रमी ने जग्गा और बाबू राव को अपने जाल में फंसा लिया था ताकि इनमें से कोई भी जीते तो ये उनके साथ मिलकर अपने एरिया का विकास कर पाएं। फिर जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो सुदीप तो जग्गा को धोखा दे देता है कि तुम सीएम नहीं बन पाओगे। फिर सुदीप सीधा बाबू राव को कॉल करके कहता है कि हम तुम्हें आंध्र प्रदेश का सीएम बना रहे हैं। ये सुनकर तो बाबू राव खुश हो जाता है। वही जग्गा तो अपनी बात करने आयरा के पास आता है और जब ये बात सुदीप को पता चलती है तो वो जग्गा को धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। तब आयरा गुस्से में सुदीप को डांटती है कि तुमने इतने पुराने नेता से ऐसे बात क्यों की, लेकिन सुदीप कहता है कि मैं ही आगे पीएम बनूंगा तो देखो क्या क्या करता हूँ। ये देखकर आयरा हैरान थी। फिर जब अगले दिन बाबू राव सुदीप से मिलने जा रहा होता है तभी उसे खबर मिलती है कि सुदीप तो कार एक्सीडेंट में मारा गया। ये सुनकर तो बाबू राव के होश उड़ जाते हैं और वो सुदीप के अंतिम संस्कार में खूब रोता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आयरा ने आज कुमार को अपने पास बुलाया है और वो उससे कहती है कि हम आपको सीएम बना देंगे। ये सुनकर तो कुमार आयरा के पैरों में पड़ जाता है। हालांकि यहाँ कुमार शराब पीकर आया था। फिर रात को जब ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं कि अब कुमार सीएम बन जाएगा, तब इन्हें खबर मिलती है कि आयरा अब किसी और को सीएम बना रही है। ये देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं और तब कृष्णा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही अखबार में सारी पोस्ट पर अपने अकॉर्डिंग नेताओं के नाम छपवा देता है। फिर जैसे ये खबर आयरा तक पहुंचती है तो वो होने वाले सीएम कन्या को अपने पास बुलाती है, जिस पर कन्या को लग रहा था कि आयरा उसे डांटेगी कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन आयरा तो कहती है कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया, अब सीएम बनकर राज्य संभालिए। जिसके बाद अब कन्या आयरा के लिए एक बहुत बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है। इसके बाद कन्या आयरा को शपथ समारोह में बुलाता है और यहाँ काफी बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। वहीं कन्या ने एक्टर आरसीआर को भी बुलाया था। तब यहाँ आयरा बड़े स्टाइल में आती है और आरसीआर पर ध्यान भी नहीं देती। ये बात आरसीआर को बहुत बुरी लगती है और वो तुरंत उठकर चल देता है, जिसके पीछे पीछे उसके फैंस भी चले जाते हैं और यहाँ बहुत कम लोग बचते हैं। ये देखकर आयरा भी हैरान थी कि आरसीआर की बहुत ही पावर है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में रमी अपनी पोस्ट संभाल लेता है। जहाँ आते ही उसे पता चलता है कि लाल सलाम वाले आतंक फैला रहे हैं, इसलिए वो उन पर एक्शन लेने को कहता है। जिसके बाद पुलिस वाला आकर राघवैया के बड़े बेटे को खूब मारता है, जिसे अभी तक जेल में रखा हुआ था। वहीं जब ये बात राघवैया के छोटे बेटे को पता चलती है तो वो तुरंत वकील को भेजने लगता है कि जाओ मेरे भाई को छुड़ा के लाओ। तभी वहाँ पुलिस वाले आकर इन सबको मार डालते हैं, जो देखकर तो राघवैया की बीवी बहुत रोती है। वहीं पुलिस ने अब राघवैया के बड़े लड़के को भी छोड़ दिया था, पर अपने छोटे भाई की मौत की खबर सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद ये लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब जैसे ये बात कृष्णा को पता चलती है तो वो रमी से जाकर खूब लड़ता है कि तेरे कारण उन राघवैया के बेटे की मौत हो गई। तब यहाँ इसी बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों कन्या को फोन करके अपने एरिया के विकास के लिए फंड मांगते हैं। तो कन्या कहता है कि पहले हम म्युनिसिपल इलेक्शन जीत जाएं तो तुम्हें फंड मिल जाएंगे। तब यह सुनकर रमी और कृष्णा दोनों फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद इन्होंने आज आरसीआर के लिए एक इवेंट रखवाया था जहाँ अनु भी आती है। तब कृष्णा काफी अच्छी स्पीच देता है और आरसीआर को काफी अच्छा लगता है, इसलिए आरसीआर कृष्णा को अपने यहाँ खाने पर इनवाइट करता है। वहीं जाते समय अनु कहते हैं कि तुमने जो कहा था वो कर दिखाया, आज तुम्हारे सामने पूरी भीड़ है। पर कृष्णा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद आज कृष्णा रमी के साथ आरसीआर के यहाँ डिनर करने आता है और ये लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं। तभी रमी को
पता चलता है कि आरसीआर की छोटी बेटी की शादी नहीं हुई, इसलिए वो मजाक मजाक में आरसीआर से उसकी शादी कृष्णा से करने के लिए कहता है। तब आरसीआर सोचने लगता है क्योंकि कृष्णा उसी की बिरादरी का था और फिर वो इसके लिए मान जाता है, जो जानकर कृष्णा भी खुश था। इसके बाद अब कृष्णा की शादी का दिन आता है तो यहाँ उससे मिलने अनु आती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें उस दिन तो मना कर दिया था, लेकिन मैं तुम्हें आज भी प्यार करती हूँ। लेकिन कृष्णा तो उसके सुने बिना ही शादी के लिए चला जाता है। फिर कृष्णा की शादी आरसीआर की बेटी से हो जाती है, जहाँ काफी बड़े बड़े लोग आए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कन्या को सीएम पद से हटा दिया जाए, इसलिए उसके साथ ही वोटर्स को भड़काने लगते हैं, जिससे वो लोग चुनाव हारे और कन्या सीएम पद से हट जाए। तब इसके कुछ ही दिनों बाद जब म्युनिसिपल के चुनाव होते हैं तो कन्या की पार्टी बुरी तरह से हार जाती है और तब आयरा और उसका दूसरा बेटा राजेश आते ही कन्या की बेइज्जती कर देते हैं। यहाँ तक कि राजेश के धक्का देने के कारण कन्या की धोती उतर जाती है। ये सब देखकर सबको बहुत दुख होता है, पर कोई कुछ कह नहीं पाता। वहीं हम आरसीआर को देखते हैं जो इस आयरा के बारे में कह रहा था कि वो एक तानाशाह है, इसलिए हमें उसे सबक सिखाना ही होगा, ऐसे तो वो हमारे लोगों की बेइज्जती नहीं कर सकती। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि महेश का साथ गोपी औरों ने छोड़ दिया है और उन्होंने अपनी अलग गैंग बना ली है, इसलिए महेश को अब किसी भी हाल में मंत्री बनना है। वहीं यहाँ जमींदार और उस एसआई को पकड़कर एक आदमी सबके सामने मार डालता है और ये कोई और नहीं बल्कि राघवैया का बड़ा बेटा था, जो अब लाल सलाम का लीडर बन गया और उसने अपने भाई का बदला भी ले लिया। इसके बाद कुछ समय ऐसे ही बीतता है और एक दिन कृष्णा की बीवी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कृष्णा और रमी का परिवार बहुत खुश होते हैं। फिर जब कृष्णा अपनी बीवी के साथ आरसीआर के पास आता है तो देखता है कि यहाँ बाबू राव और शिवाजी की अलग ही मीटिंग चल रही है, यानी ये लोग कुछ और प्लान कर रहे हैं। ये देखकर कृष्णा आरसीआर से बात करने जाता है, लेकिन आरसीआर उसकी नहीं सुनता। तब कृष्णा भी कह देता है कि आप तो मेरी ही पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, ये मैं होने नहीं दूंगा। फिर जब कृष्णा अपने ऑफिस आता है तो आयरा का उस पर फोन आता है कि तुम्हारे ससुर मेरे खिलाफ पार्टी बना रहे हैं, जिसमें वो बाबू राव भी मिल गया। तब कृष्णा कहता है कि मैं उन लोगों का कुछ करता हूँ। फिर वहाँ रमी आकर कहता है कि 9 महीने बाद चुनाव है, तुम्हारे ससुर कभी नहीं जीत पाएंगे। तो कृष्णा कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए। इधर आरसीआर का सपोर्ट देखकर बाबू राव को लग रहा था कि कहीं इस बार भी उसे सीएम न बनाया तो ये अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद आरसीआर सीधा भरी पब्लिक में आता है और वो अनाउंस कर देता है कि मैं अपनी वीर तेलुगु पार्टी बना रहा हूँ और हम इस बार जरूर जीतेंगे, आप सब बस मुझे वोट दीजिएगा। ये सुनकर पब्लिक हाँ में जवाब देती है, पर यहाँ तो बाबू राव दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सीएम का कैंडिडेट होगा, पर उसकी जगह खुद आरसीआर खड़ा हो गया। अब इसके बाद आरसीआर के पास कई सारे नेता उसकी पार्टी में शामिल होने के लिए आ जाते हैं। इसी तरह से आरसीआर की पार्टी बड़ी बनती जा रही थी। वहीं इस बीच कृष्णा ने भी मीडिया में आरसीआर के खिलाफ काफी कुछ बोल दिया था, पर आरसीआर को इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आरसीआर जोरों शोरों से प्रचार करता है। वहीं बाबूराव गुस्से में दोबारा आयरा के पास आ गया था कि मुझे अपनी पार्टी में ले लीजिए। इस पर आयरा कहते कि एक काम करो, अभी तुम आरसीआर की पार्टी में ही रहो, जब जरूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगी। तब बाबूराव भी मान जाता है। अब जब इलेक्शन के बाद रिजल्ट आता है तो आरसीआर ने आयरा की पार्टी को हरा दिया था, जिससे सब हैरान थे। यहाँ तक कि कृष्णा भी अपने एरिया में हार गया। बस एक रमी ही था जो चुनाव में आयरा की पार्टी से जीत पाया था। तब आयरा रमी को आंध्रा में अपनी पार्टी का लीडर बना देती है। तब रमी सीधा महेश को कॉल करके कहता है कि अब तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे क्या, जिस पर महेश भी मान जाता है क्योंकि उसे तो मंत्री बनना है। वहीं कृष्णा हार के बाद उदास बैठा था। तब उसे खबर मिलती है कि उसकी बीवी ने बेटी को जन्म दिया है। तब जल्दी से कृष्णा अपनी बीवी को देखने आता है और वहाँ आरसीआर भी बैठा था। तब आरसीआर कृष्णा से कहता है कि तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तब कृष्णा सोचने लगता है। फिर ये बात जाकर कृष्णा रमी को बताता है। तब रमी कहता है कि तुम अपने ससुर की पार्टी ज्वाइन कर लो, हम दोनों में से कोई भी सीएम बनेगा तो अच्छा होगा, पर ये भी है कि अब हम दोनों दुश्मन बन जाएंगे। तब कृष्णा भी रमी की बात मान लेता है और आरसीआर की पार्टी ज्वाइन कर लेता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ रमी कृष्णा से कहता है कि तुम्हें अपने ससुर के खिलाफ लड़ना होगा, वरना वो तुम सबकी मेहनत बर्बाद कर देगा। जिसके बाद कृष्णा सारे एमएलए के पास आकर कहता है कि आरसीआर अपनी दूसरी बीवी के चक्कर में पागल हो गए हैं, इसलिए हमें अपनी पार्टी खुद ही बचानी होगी। वहीं आरसीआर भी लोगों से कह रहा था कि अब मैं कुछ एमएलए को हटाने वाला हूँ। तभी वहाँ आरसीआर पर कोई चप्पल फेंक कर मारता है और ये सब टीवी पर रमी देख रहा था। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। अब दोस्तों इसका सीजन 2 भी आएगा, जो और भी मजेदार होगा क्योंकि उसमें कई सारे नेता सीएम की सीट के लिए लड़ेंगे और देखने लायक होगा कि रमी और कृष्णा में से सीएम कौन बनता है। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।